थोमा से भी ये टॉपिक देख लेते हैं कार्डियोमायोपैथीज़ का। ठीक है, अब कार्डियोमायोपैथी रेफ़र करता है कि मायोकार्डियल डिजीज़ हो जाए जो कि आगे जाके कार्डियक डिसफंक्शन करवा दे। सबसे पहले ये डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। अब इसमें क्या होता है कि डायलेशन सारों के सारे चारों चैम्बर्स ऑफ द हार्ट की हो जाएगी। अब ये बहुत ही कॉमन फॉर्म है कार्डियोमायोपैथी की। ये देखिए, इसमें हमें मैस नज़र आएगा, चैम्बर ऑफ द हार्ट हमें नज़र आ रहे हैं, 2 एट्रिया नज़र आ रहे हैं, 2 वेंट्रिकल नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम है ये है कि इसमें ना सिस्टोलिक डिसफंक्शन हो जाता है। तो ये स्ट्रेच, अगर हम स्ट्रेच करें हार्ट को तो वो एबल नहीं रहेगा टू कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली। तो ये मैसिव जो स्ट्रेचिंग हो रही है ना हार्ट की, ये प्रॉब्लम करवा देगी सिस्टोलिक डिसफंक्शन के साथ, यानी कि हार्ट सिस्टली में प्रॉब्लम आ जाएगा तो हार्ट एम्प्टी नहीं हो पाएगा। तो उसके नतीजे में बाय वेंट्रिकुलर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाएगा और लेफ़्ट और राइट साइड दोनों जो है ना फेल हो जाएंगी वेंट्रिकल्स की। ठीक है, अब जो कॉम्प्लिकेशंस है उसमें माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व रीगर्जिटेशन आ जाता है। इमेजिन करें कि अगर ये देखिए, अगर हार्ट है और यहाँ पे ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो जैसे अगर हम इस हार्ट को अगर स्ट्रेच करें, माइट्रल वाल्व को अगर हम स्ट्रेच करें और ट्राइकस्पिड वाल्व को, तो ये देखिए, अगर ट्राइकस्पिड है और यहाँ पे ये माइट्रल वाल्व को अगर हम स्ट्रेच करें तो इस स्ट्रेचिंग की वजह से रीगर्जिटेशन होगी वाल्व की। ठीक है, एक तो रीगर्जिटेशन हो जाएगी इनकी, ठीक है, माइट्रल और ट्राइकस्पिड की, और दूसरी कॉम्प्लिकेशन है एरिथमिया का हो जाना। देखिए, अगर हम स्ट्रेच और कर रहे हैं हार्ट को तो कंडक्शन सिस्टम भी स्ट्रेच हो रहा है, तो एरिथमियाज हो जाएंगे। ठीक है, अब मोस्ट कॉमनली जो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है ना, इसमें इडियोपैथिक कॉज होते हैं। इसके अलावा जेनेटिक म्यूटेशन भी इसका कॉज है। बहुत ही जो कॉमन है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है। मायोकार्डाइटिस ये भी एक कॉमन कॉज है कॉक्सैकी वायरस की वजह से। तो इसमें जो है ना, उसमें लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है मायोकार्डियम की, पेशेंट को चेस्ट पेन होता है, उसको एरिथमियाज होती हैं, सडन डेथ हो जाती है, उनको हार्ट फेलियर हो सकता है। और जब वो मैनेज करेंगे सर्वाइव करने, तो मायोकार्डाइटिस की जो लेट कॉम्प्लिकेशन होती है वो है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। ठीक है, इसके अलावा अल्कोहल अब्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी करवाती है। कुछ ड्रग्स भी हैं जो कि करवाती हैं, जैसे कि डॉक्सोरोबिसिन, इसकी वजह से होती है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, और कोकेन वगैरह से। ठीक है, फाइनली प्रेगनेंसी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इससे भी जो है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है, क्योंकि जो वुमेन प्रेग्नेंट होती हैं लेट इन द 3rd ट्राइमेस्टर या फिर सून आफ्टर द बर्थ, जो है उनको हार्ट फेलियर हो सकता है ड्यू टू द डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। अब यहाँ पे देखिए पिक्चर है मायोकार्डाइटिस की, ताकि हमें रिमाइंड किया करवा रही है कि मायोकार्डाइटिस जो है वो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी करवाती है। तो यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहे हैं लिम्फोसाइट्स मौजूद हैं मायोकार्डियम के अंदर। मायोकार्डाइटिस का अगेन वही कॉमन कॉज है कॉक्सैकी वायरस, और इसके नतीजे में डेथ हो जाती है अक्यूट फेज़ के दौरान, या फिर अगर पेशेंट सर्वाइव कर जाता है तो उसको जो है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो जाएगी। अब इसका ट्रीटमेंट डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी का याद रखिएगा कि ट्रांसप्लांट, इसके अलावा कोई और हल नहीं है डायलेटेड हार्ट को फिक्स करने का। अगली है, अब इसमें इरफान मसूद में भी हम देख लेते हैं कार्डियोमायोपैथीज़। तो ये ग्रुप ऑफ हार्ट डिजीज़ है जो कि प्राइमरी एबनॉर्मलिटी जब मायोकार्डियम में आ जाए उसकी वजह से होती हैं। ठीक है, अब 3 तरह की होती हैं, डायलेटेड, हाइपरट्रोफिक और रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। तो सबसे पहले जो डायलेटेड हमने टाइप पढ़ी, इसको हम दूसरा नाम इसको देते हैं कंजेस्टिव कार्डियोमायोपैथी, डायलेटेड को कहेंगे। और ये बहुत ही कॉमन टाइप है कार्डियोमायोपैथी की। इसमें क्या होता है, हमने पढ़ा कि प्रोग्रेसिवली जो है ना कार्डिक डायलेशन होगी, और कॉन्ट्रैक्टाइलिक यानी सिस्टोलिक डिसफंक्शन, जो अभी हमने बात की कि इसमें हो जाती है सिस्टोलिक डिसफंक्शन। अब इसमें जो लेफ़्ट वेंट्रिकल का इजेक्शन फ्रैक्शन है वो 40% से भी कम हो जाएगा, क्योंकि हार्ट डायलेट कर गया तो इजेक्ट नहीं कर पा रहा सही तरह से ब्लड, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टाइल यानी सिस्टोलिक डिसफंक्शन हुआ है। ठीक है, अब इसका कॉज क्या है, इडियोपैथिक मोस्ट कॉमन इसका कॉज। इसके अलावा जेनेटिक्स 25 to 35% इसमें म्यूटेशन आ जाती है, जो मैंने आपको बताया ऑटोसोमल डोमिनेंट होती हैं। मायोकार्डाइटिस भी कॉज है, इट अल्कोहल, थायमिन की डेफिशिएंसी यानी बेरी बेरी हार्ट। इसके अलावा पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी होता है जो कि प्रेगनेंसी एसोसिएटेड होता है। इसमें क्या है, हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है, वॉल्यूम ओवरलोड प्रेगनेंसी में, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो प्रेगनेंसी में, या मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट्स होता है, तो वो भी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी करवाएंगी। और मॉर्फोलॉजिकली जो है ना, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में हमें 4 चैम्बर डायलेशन मिलती है चारों की, और इसके अलावा हाइपरट्रोफी भी हो जाती है। ठीक है, म्यूरल थ्रोम्बस इसमें कॉमन है, ये भी आपने याद रखना है, म्यूरल थ्रोम्बस। कोरोनरी आर्टरीज यूजुअली इसमें अनऑब्स्ट्रक्टेड होंगी, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में नहीं होंगी ऑब्स्ट्रक्टेड।
मायोसाइट की हाइपरट्रोफी हमें मिलेगी इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस के साथ, यानी अगर ये मायोसाइट है उसकी फाइब्रोसिस हाइपरट्रोफी हो जाएगी, ठीक है। इंटरस्टिशियम की फाइब्रोसिस हमें मिलेगी। एक बात याद रखिएगा कि इसमें हमें वाल्व्यूलर अल्ट्रेशंस नहीं मिलती। माइट्रल रीगर्जिटेशन और ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन जब प्रेजेंट होगी तो वो असल में जब लेफ्ट वेंट्रिकल के चैम्बर की डायलेशन हो जाती है तो उसकी वजह से होंगी माइट्रल रीगर्जिटेशन और ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन। तो इसको हम फंक्शनल रीगर्जिटेशन कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें कोई वाल्वुलर अल्ट्रेशंस नहीं होती। अब क्लिनिकल फाइंडिंग्स में हमें डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी कॉमनली जो है ना 20 से 50 साल की उम्र में कॉमन है। इसमें पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, ईजीली वो फटीग होता है, थक जाता है, पुअर एक्सर्शनल कैपेसिटी उसकी बहुत पुअर होती है, कोई काम काज नहीं कर पाता, डेथ हो जाती है जो कि प्रोग्रेसिव कार्डियक फेलियर की वजह से होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं बेसिक्स में वापस अगली टाइप पे जो कि है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। तो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है कि मायोकार्डियम की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा डिफेक्टिव लेकिन डायस्टोलिक फिलिंग जो है वो डिफेक्ट, वहाँ पे जो है सिस्टोलिक फंक्शन डिसफंक्शन हो रहा था, सिस्टोलिक डिसफंक्शन, यहाँ पे डिफेक्टिव डायस्टोलिक फिलिंग होगी, मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी होगी। और 1/3 ऑफ द केसेस में हमें वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन भी मिलती है, ठीक है, वेंट्रिकल से आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। अब हार्ट जो है ना इसमें आपने याद रखना है कि थिक वॉल्ड हो जाता है, मतलब उसकी वॉल मोटी हो जाएगी, हैवी हो जाएगा हार्ट, हाइपर कॉन्ट्रैक्टाइल होगा, इन स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट टू द फ्लैबी पुअरली कॉन्ट्रैक्टाइल हार्ट इन द डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे बिल्कुल फ्लैबी सा पुअरली कॉन्ट्रैक्टाइल हार्ट था, लेकिन यहाँ पे हाइपर कॉन्ट्रैक्टाइल और हैवी थिक वॉल्ड हार्ट है। अब इसमें जो सिस्टोलिक फंक्शन है वो यूजुअली प्रिजर्व्ड रहता है, वो बिल्कुल सही है, उसको कुछ नहीं होगा हाइपरट्रोफिक में। लेकिन मायोकार्डियम जो है ना इसमें रिलैक्स नहीं कर पाता, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मायोकार्डियम रिलैक्स नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से प्राइमरी डायस्टोलिक डिसफंक्शन हो रहा है, यानी फिलिंग में मसला हो रहा है कि वो हार्ट रिलैक्स नहीं करेगा तो कैसे फिलिंग होगी, ठीक है। अब जो इसको हाइपरट्रोफिक जो कार्डियोमायोपैथी है ना इसको हमें डिस्टिंग्विश करना होता है क्लिनिकली बाकी डिसऑर्डर्स से, उन डिसऑर्डर्स से जो कि वेंट्रिकल्स की स्टिफनेस करवाते हैं, जैसे कि अमाइलॉइड डिपोजिशन में हो जाती है, और वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी जो डिजीज़ेस करवाती हैं, जैसे कि एओर्टिक स्टेनोसिस में वेंट्रिकल्स की हाइपरट्रोफी हो जाती है, और हाइपरटेंशन में भी वेंट्रिकल्स की हाइपरट्रोफी होती है। तो इस तरह की वेंट्रिकल की स्टिफनेस एंड हाइपरट्रोफी वाली कंडीशंस से हमें इस हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी को डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है। अब इसकी पैथोजेनेसिस देखें तो हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी जो है क्यों हो रही है, जब मिससेंस म्यूटेशंस आ जाती हैं वन ऑफ द सेवरल जीन्स में जो कि उन प्रोटीन्स को इनकोड कर रहे हैं जो कि हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल अपरेटस बना रही हैं प्रोटीन्स, उन प्रोटीन्स में म्यूटेशन आ गई। अब यूजुअल जो पैटर्न है ट्रांसमिशन का वो आपने याद रखना है, ऑटोसोमल डोमिनेंट म्यूटेशन है, वेरिएबल एक्सप्रेशन होती है इसमें। ऑल द मोर देन 400 जो है कॉजेटिव म्यूटेशंस मिली हैं 9 डिफरेंट जीन्स के अंदर, 9, ठीक है। अब सारों में जो है एक ही यूनिफाइंग फीचर है, वो क्या है कि ये सारे सार्कोमेरिक प्रोटीन्स को अफेक्ट करती हैं म्यूटेशंस, और ये मायोफिलामेंट के फंक्शन को बढ़ा देती हैं, ठीक है। तो मायोफिलामेंट का जाहिर सी बात है फंक्शन बड़ा है, तो मायोसाइट हमारा हाइपर कॉन्ट्रैक्टाइल है, ऊपर हमने बात की हाइपर कॉन्ट्रैक्टाइल हो जाता है हमारा हार्ट, ठीक है, इस वजह से। इसके अलावा एनर्जी यूज़ भी उसमें ज़्यादा हो रही है, तो नेट जो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस है वो भी इसमें हमें मिलेगा, ठीक है, नेट नेगेटिव एनर्जी बैलेंस, यानी वो हाइपर कॉन्ट्रैक्टाइल भी है, एनर्जी भी ज़्यादा वो यूज़ कर रहा है, तो इसमें नेट नेगेटिव हमें एनर्जी बैलेंस मिलेगा। तो जो वेरियस सार्कोमेरिक प्रोटीन्स हैं जैसे कि बीटा मायोसिन हैवी चेन, ये बहुत फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व होती है, आपने याद रखनी है बीटा मायोसिन हैवी चेन। इसके अलावा मायोसिन बाइंडिंग सी प्रोटीन जो है, ट्रोपोनिन टी, ठीक है। अब म्यूटेशंस इन तीनों जो जीन्स हैं इनमें 70 to 80% केसेस में हमें हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी में मिलती है। कुछ जो जीन्स हैं वो म्यूटेटेड होते हैं हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी में, वो आल्सो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में म्यूटेटेड होते हैं दोनों में, जैसे फॉर एग्जांपल बीटा मायोसिन। लेकिन डायलेटेड वाली में ना ये म्यूटेशन डिप्रेस करती हैं मोटर फंक्शंस को, यानी इसमें हमें काइंड ऑफ लॉस ऑफ फंक्शन मिला है क्योंकि उसमें मोटर फंक्शन उसका डिप्रेस हुआ है। लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट है, यहाँ पे गेन ऑफ फंक्शन देखा गया है हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी में, ठीक है, कि वो हाइपर कॉन्ट्रैक्टाइल भी हो गई है ना, तो म्यूटेशन इसमें गेन ऑफ म्यूटेशन तरह की है, गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। अब इसकी मॉर्फोलॉजी देख लें तो हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी में हमें बहुत ज़्यादा मैसिव मायोकार्डियल हाइपरट्रोफी मिलती है, लेकिन वेंट्रिकल्स की डायलेशन के बगैर। मायोकार्डियम हाइपरट्रोफी तो है लेकिन डायलेशन याद रखिएगा इसमें नहीं हो रही। तो अब ये फिगर भी देखें 11.27 ए फिगर जो है, इसमें हमारे पास हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी दिखाई गई है एसिमेट्रिक सेप्टल हाइपरट्रोफी के साथ,
तो इसमें देखें हमें दिखाया गया है कि यहाँ पे जो है ना सेप्टा, इसमें देखें ना ये सेप्टल जो मसल है ना ये बल्ज कर रहा है इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल के आउटफ्लो ट्रैक के अंदर, ऐसे बल्ज कर रहा है, ठीक है। तो इस ये जो है राइज दे रहा है एक बनाना शेप की, हमें वेंट्रिकल का लुमेन बनाना शेप का नज़र आ रहा है इस सेप्टल की बल्जिंग की वजह से। और देखिए ये लेफ्ट एट्रियम भी इसमें इनलार्ज हो गया है। अब ये जो एंटीरियर जो माइट्रल लीफलेट है वो यहाँ से रिमूव कर दिया गया है, ताकि हमें सेप्टम से रिमूव किया गया है ताकि हमें एक फाइब्रस ये नज़र आ रही है, फाइब्रस एंडोकार्डियल एक प्लैक नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्लैक बन गया है जो एरो शो कर रहा है। अब कह रहा है कि क्लासिकली इसमें क्या होता है, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी में डिसप्रोपोर्शनेट थिकनिंग हो जाती है वेंट्रिकल के सेप्टम की, जो मैंने फिगर में आपको दिखाया, रिलेटिव टू द लेफ्ट वेंट्रिकल फ्री वॉल। तो वो बहुत ज़्यादा डिसप्रोपोर्शनेटली वेंट्रिकल का सेप्टम जो है ना बीच वाला थिकन हो गया है, तो इसको हम कहते हैं एसिमेट्रिक सेप्टल हाइपरट्रोफी। आपने याद रखना है नाम, एसिमेट्रिक सेप्टल हाइपरट्रोफी। नेवरदलेस इन अबाउट 10% जो केसेस होते हैं हाइपरट्रोफिक कार्डियक मायोपैथी के, उनमें हमें कंसेंट्रिक हाइपरट्रोफी मिलती है, कंसेंट्रिक। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शनिंग पे हमें जो वेंट्रिकल की कैविटी है वो लूज़ कर देगी अपना राउंड टू ओवॉइड शेप, उसका नहीं रहेगा और वो कंप्रेस होकर बनाना लाइक कन्फिगरेशन ले लेगी, जो मैंने आपको दिखाया फिगर में। अब जो एंटीरियर माइट्रल लीफलेट मैंने आपको दिखाया कि वो उसको हमने रिमूव किया है, वो कांटेक्ट कर रहा है, एंटीरियर माइट्रल लीफलेट जो है वो कांटेक्ट कर रहा है सेप्टम के साथ ड्यूरिंग द वेंट्रिकल सिस्टली के दौरान, वो कांटेक्ट में आ जाएगा तो एक प्लैक बना देगा लेफ्ट वेंट्रिकल के आउटफ्लो ट्रैक के अंदर, जो मैंने आपको दिखाया फिगर में, और एक थिकनिंग हो जाएगी माइट्रल लीफलेट की। अब इस तरह के ये चेंजेस जो है ना ये को रिलेट करते हैं फंक्शनल लेफ्ट वेंट्रिकल आउटफ्लो ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन के साथ ड्यू टू द सिस्टोलिक एंटीरियर मोशन ऑफ द माइट्रल वाल्व, ठीक है। क्योंकि वो माइट्रल वाल्व जो है वो आगे की तरफ आ रहा है, एंटीरियर उसका मोशन हो रहा है, तो वेंट्रिकल के आउटफ्लो में देखें रुकावट प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि उसमें प्लैक भी बन गया है और उसके अलावा वो माइट्रल लीफलेट की थिकनिंग भी हो गई है, तो वो आउटफ्लो में रुकावट आ रही है, ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, ठीक है। अब जो कैरेक्टरिस्टिक हमें हिस्टोलॉजिक फीचर मिलते हैं ना हाइपरट्रोफिक कार्डियक मायोपैथी में, वो मार्क्ड होते हैं मायोसाइट की हाइपरट्रोफी, हेफेहैज़र्ड मायोसाइट मिलेंगे और मायोफाइबर डिसअरे, ठीक है। और इसके अलावा इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस भी हमें मिलेगी, जो यहाँ पे देखें फिगर में भी शोन है, ये हिस्टोलॉजिकल दिखाया गया है पिक्चर। इसमें देखें हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस में हमें डिसअरे नज़र आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हाइपरट्रोफी हो गई है, और कैरेक्टरिस्टिक मायोसाइट की देखें ब्रांचिंग हो गई है, एज वेल एज हमें इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस भी इसमें मिल रही है। ये हो गया। अब क्लिनिकली हमें कैसे प्रेजेंट करते हैं पेशेंट हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी के, तो ये किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन ये टिपिकली जो है ना पोस्ट प्यूबर्टल ग्रोथ स्पर्ट के बाद जो है दौरान ये मैनिफेस्ट करता है, ज़्यादातर पोस्ट प्यूबर्टी के बाद ग्रोथ स्पर्ट के दौरान। अब जो क्लिनिकल सिम्टम्स हैं वो बेस्ट अंडरस्टूड होते हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज़ कौन सी होंगी उसके हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें हमें बहुत ही ज़्यादा लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी मिल रही है, इसके साथ साथ पैराडॉक्सिकली स्ट्रोक वॉल्यूम जो है कम हुआ है, क्योंकि वो हाइपरट्रोफी कर गया है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा। अब ये जो है ना ये इम्पेयर्ड डायस्टोलिक फिलिंग की वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम कम हुआ है, एक ये भी वजह है, क्योंकि जब वो हाइपरट्रोफी कर गया है ना तो उसकी रिलैक्सेशन नहीं हो रही, डायस्टली में वो फिल नहीं हो पा रहा, तो डायस्टोलिक फिलिंग उसकी इम्पेयर हो रही है। और ओवरऑल स्मॉलर चैम्बर साइज़ भी है, देखा हमने बनाना शेप का हो गया लूमेन वगैरह, और बिल्कुल छोटा सा हो गया, तो उस वजह से भी डायस्टोलिक फिलिंग सही नहीं हो रही, तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ रफली जो 25% पेशेंट होते हैं इस तरह के, उनको डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है लेफ्ट वेंट्रिकल के आउटफ्लो की बाय द एंटीरियर लीफलेट ऑफ द माइट्रल वॉल्व, उस वजह से उनकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी वेंट्रिकल के आउटफ्लो की। जाहिर सी बात है ब्लड आगे नहीं जा रहा, कार्डियक आउटपुट ज़्यादा नहीं है, रिड्यूस हो गया है, तो पीछे सेकेंडरी इंक्रीज आ जाएगा पल्मोनरी वीनस प्रेशर के अंदर, जो कि एक्सर्शनल डिस्निया करवाएगा, ये एक क्लिनिकल फीचर हो गया। और हार्श सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर हमें सुनाई देगा, हार्श सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर। तो कॉम्बिनेशन जो है मैसिव हाइपरट्रॉफी का, हाई लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर और कॉम्प्रोमाइज्ड इंट्राम्यूरल आर्टरीज जो है फ्रीक्वेंटली लीड करवाएंगी मायोकार्डियल इस्कीमिया की तरफ, एंजाइना के साथ साथ, ठीक है, एंजाइना भी होगा इवन इन द एब्सेंस ऑफ द कंकॉमिटेंट कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। बेशक कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ नहीं है, एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह भी नहीं है, लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं कि मतलब इंट्राम्यूरल आर्टरीज जो है कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर भी ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़्यादा हाइपरट्रॉफी भी हो रही है, तो इस्कीमिया हो जाएगा, एमआई हो जाएगा। अब मेजर जो क्लिनिकल प्रॉब्लम्स आती हैं ना उसमें
एट्रियल फिब्रिलेशन आ जाता है, याद रखना आपने, विथ म्यूरल थ्रोम्बस फॉर्मेशन। इसके अलावा वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन भी होती है जो आगे जाके सडन कार्डियक डेथ करवाएगी। इन्फेक्शियस एंडोकार्डाइटिस भी एक कॉम्प्लिकेशन है माइट्रल वाल्व में जो हो जाएगी। इसके अलावा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी हो जाता है। ठीक है, अब बहुत से जो पेशेंट्स हैं उनके सिम्टम्स जो हैं थेरेपी के साथ इम्प्रूव हो जाते हैं और वो वेंट्रिकल्स की रिलैक्सेशन को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि मसला है रिलैक्सेशन का है वेंट्रिकल की। पार्शियल सर्जिकल अगर हम एक्सीजन कर दें या फिर कंट्रोल्ड अल्कोहल इंड्यूस्ड इन्फाक्शन जो है सेप्टल मसल की, ये भी आउटफ्लो ट्रैक के ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करवा सकती है। यानी क्योंकि हमारा जो है सेप्टल जो मसल है वो जो है उसके आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन करवा रहा है ना, तो उसको उसी का हम इन्फाक्ट करवा दें, अल्कोहल इंड्यूस्ड इन्फाक्ट करवा दें, तो उससे सही हो सकता है मसला। लेकिन कह रहा है कि हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी एक इंपॉर्टेंट कॉज है सडन कार्डियक डेथ का। ठीक है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है। अब तकरीबन 1/3 ऑफ द केसेस में जो सडन कार्डियक डेथ के हैं एथलीट्स में होते हैं जो कि 35 साल की उम्र से भी यंग होते हैं एज में, और उनमें अंडरलाइंग कॉज जो है एथलीट्स में हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी ही होता है। ठीक है, इसी वजह से वो सडन कार्डियक डेथ हो जाती है और वो उनकी डेथ हो जाती है एथलीट्स की। दैट्स इट। अब पैथोमा से भी देख लें हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, जब मैसिव हाइपरट्रोफी हो जाए लेफ्ट वेंट्रिकल की। मोस्ट कॉमन कॉज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है जेनेटिक, जब म्यूटेशन आ जाए सार्कोमेयर प्रोटीन्स के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और मोस्ट कॉमनली ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। अब इस तरह के जो पेशेंट है इनका कार्डियक आउटपुट कम होता है, आपने पढ़ा। और ये क्यों होता है? क्योंकि हाइपरट्रोफी जो है ना वो हार्ट के वाल्व्स को बहुत ही टाइट कर देती है, तो वो रिलैक्स नहीं कर पाती, यानी हार्ट फिल नहीं हो पाता सही तरीके से। मसल्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे ना उसमें, तो कंप्लायंस लूज़ हो जाएगी, तो डायस्टोलिक डिसफंक्शन हो जाएगा, यानी कि फिलिंग नहीं हो पा रही हार्ट की। इसी टाइम पे पेशेंट को सडन डेथ हो सकती है। क्यों? वेंट्रिकुलर एरिथमियाज की वजह से। ये बहुत ही कॉमन कॉज होता है इसमें सडन डेथ का यंग एथलीट्स में। और जितने भी एथलीट्स गेम्स खेल रहे होते हैं और अचानक से मर जाते हैं ना, वो क्लासिकली इसी वजह से होता है कि उनकी हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी हो जाती है। एक और कॉम्प्लिकेशन होती है इसमें ना, एक्सरसाइज के साथ सिनकपी हो जाती है। अब इसको हम अगर इलिस्ट्रेट करें तो देखिए यहाँ पे अगर राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब अगर यहाँ पे देखें प्रेफरेंशियल अगर इन्वॉल्वमेंट हो गई है इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम की, राइट बिनीथ द एओर्टिक वाल्व, उसके बिल्कुल नीचे, तो ये एक ब्लॉक की तरह का ही प्रोड्यूस हो जाएगा, ब्लॉकेज ही हो जाएगी, जिस तरह बिल्कुल एओर्टिक स्टेनोसिस में हो रही थी ना, उसी तरह से। तो यानी कि एक आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन मिल रही है एक तरह से। तो ये सिनकपी प्रोड्यूस करेगा जब पेशेंट एक्सरसाइज करेगा। ठीक है, इसको हम फंक्शनल एओर्टिक स्टेनोसिस की तरह का ही कह सकते हैं। अब बायोप्सी जब हम करेंगे ना, तो हमें मायोफाइबर की हाइपरट्रोफी मिलेगी, इसके साथ साथ डिसअरे मिलेगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इमेज देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नॉर्मली जब हम देखेंगे ना मायोसाइट को, तो वो पैरेलली लाइन होते हैं अच्छी तरह से। अब यहाँ पे जो हमें सारी डिसऑर्गेनाइजेशन मिल रही है कि मायोसाइट्स डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहे हैं, तो इसको हम मायोसाइट डिसअरे कहते हैं। ठीक हो गया। अब ये क्लासिक फाइंड है जो कि हमें हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी में मिलती है। इरफान मसूद से भी ये टॉपिक देख लें, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी के वेंट्रिकुलर फिलिंग जो है ना डायस्टली के दौरान अगर इम्पेयर हो जाती है, जो कि क्यों हो रही है? इम्पेयर्ड कंप्लायंस की वजह से, यानी डायस्टोलिक डिसफंक्शन की वजह से, तो उसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। लेकिन ये टॉपिक करने से पहले हम पहले हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी देख लें कि इसमें क्या हो रहा है कि मायोकार्डियम की क्योंकि हाइपरट्रोफी हो गई है, तो उसकी जो है क्यों हुई है हाइपरट्रोफी, यानी ये कैरेक्टराइज हुई है कि इसमें मायोकार्डियल की हाइपरट्रोफी हो जाएगी, जो कि कॉज हुई है इम्पेयरमेंट ऑफ द कंप्लायंस। ठीक है, डायस्टोलिक डिसफंक्शन करवा देगी। अब तकरीबन 1/3 ऑफ द केसेस जो हैं उनमें इंटरमिटेंट वेंट्रिकल आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन भी होती है, जो कि एओर्टिक वाल्व के नीचे होती है, आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। अब इसमें क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल का इजेक्शन फ्रैक्शन जो है 50 to 80% होता है। इटियोलॉजी अब इसकी क्या है, हाइपरट्रोफिक क्यों हो रही कार्डियोमायोपैथी? हमने कहा कि जेनेटिक कॉज 100% इसका है, जिसमें बीटा मायोसिन हैवी चेन म्यूटेशन बहुत कॉमन है। इसके अलावा फ्रेडरिश अटैक्सिया भी एक इसका कॉज है। स्टोरेज डिजीजेस, इन्फेंट्स जो कि डायबिटिक मदर्स को जो है बॉर्न हो उनमें। अब इसमें मॉर्फोलॉजी में हमें मायोकार्डियम की हाइपरट्रोफी मिलेगी, लेकिन वो वेंट्रिकल की डायलेशन के बगैर होगी। ठीक है, वेंट्रिकल्स डायलेट नहीं होंगे। एसिमेट्रिक हमें वेंट्रिकल के सेप्टल की हाइपरट्रोफी भी मिलती है, सेप्टा की। इसके अलावा वेंट्रिकल की जो कैविटी है वो हमने फिगर में भी देखा बनाना लाइक थी, हो गई थी। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है वो बल्ज कर जाता है इसके लूमेन में,
तो इसकी कैविटी बिल्कुल नैरो हो जाती है। इसके अलावा हमें मायोसाइट्स की ब्रांचिंग मिलेगी इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस के साथ, ठीक है, डिसअरे मिलेगा हमें मायोसाइट्स का। ये हो गई मॉर्फोलॉजी। अब क्लिनिकल फीचर में जो हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, इसमें हमने पढ़ा कि हमें सिस्टोलिक इंजेक्शन मरमर मिलता है। इसके अलावा क्लिनिकली हमें जो मरमर की इंटेंसिटी है वो अगर प्री लोड कम हो जाता है तो उससे उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी। जैसे अगर किसी को डिजिटैलिस हम दें या फिर अगर कोई खड़ा हो जाए तो उससे उसका प्री लोड कम हो जाएगा, ठीक है, हार्ट की तरफ, क्योंकि ब्लड कम जाएगा तो उससे जो मरमर प्रोड्यूस होगा उसकी इंटेंसिटी और भी ज़्यादा होगी। इसके अलावा पेशेंट को इसमें डिस्निया होता है, एंजाइना और एरिथमियाज, ये भी हमने कॉजेज़ पढ़े। एट्रियल फिब्रिलेशन होगा म्यूरल थ्रोम्बस फॉर्मेशन के साथ। और जो मोस्ट ही कॉमन इसका कॉज है जो यंग एथलीट्स में होता है वो है सडन डेथ, जो कि इस हाइपरट्रोफिक कार्डिक मायोपैथी की वजह से होती है। अब आ जाते हैं थर्ड टॉपिक पे, जो कि है रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। तो रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी कैरेक्टराइज हुआ है कि इसमें प्राइमरी डिक्रीज आ जाता है वेंट्रिकल के कंप्लायंस में, ठीक है, वेंट्रिकल है ना, उसकी कंप्लायंस जो है कम हो गई है, जिसके नतीजे में उसकी फिलिंग जो है डायस्टली के दौरान वो भी इम्पेयर हो जाएगी, ठीक है। तो अगर सिंपली हम बोलें कि इसकी जो वॉल्स है ना वेंट्रिकल की, ये स्टिफ हो गए हैं, सख्त हो गए हैं। अब इस तरह की जो ये मायोपैथी है, ये कार्डियोमायोपैथी, ये इडियोपैथिक होती है या फिर ये किसी सिस्टेमिक डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड हो सकती है जो हमारे मायोकार्डियम को अफेक्ट कर रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि रेडिएशन फाइब्रोसिस, ठीक है, रेडिएशन फाइब्रोसिस हो गया, अमाइलोइडोसिस, सार्कोइडोसिस, या फिर इनबोर्न एरर ऑफ द मेटाबॉलिज्म के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे मायोकार्डियम को अगर अफेक्ट करें। अब 3 फॉर्म्स हैं रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी की, जिसको ब्रीफ मेरिट करना होगा ब्रीफ मेंशन। सबसे पहला है अमाइलोइडोसिस। तो हमें पता है, हम शुरू से पढ़ते आए हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स की डिपोजिशन हो जाए विद प्री डायलेक्शन फॉर फॉर्मिंग इनसोल्यूबल बीटा प्लीटेड शीट, ठीक है, यानी इनसोल्यूबल इसमें बीटा प्लीटेड शीट्स होती हैं जो कि ज़्यादा बन जाती हैं और वो एक्स्ट्रा सेलुलर की डिपॉजिट हो जाती है अमाइलोइडोसिस में। तो कार्डियक अमाइलोइडोसिस जो है ना वो सिस्टेमिक अमाइलोइडोसिस की सेटिंग में होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मल्टीपल माइलोमा वाली कंडीशन में होता है कार्डियक अमाइलोइडोसिस, ठीक है। या फिर ये प्रीडोमिनेंटली रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है सिर्फ हार्ट की तरफ, जिसको हम कहते हैं सिनाइल कार्डियक अमाइलोइडोसिस, जो कि सिर्फ हार्ट में होगा। तो ये दोनों तरह से हो सकता है। अब ये वाला जो सिनाइल कार्डियक अमाइलोइडोसिस है ना, इसमें क्या होता है कि नॉर्मल फॉर्म्स जो है या फिर म्यूटेंट फॉर्म्स वो डिपॉजिट हो जाएंगी ट्रांस थायरेटिन की। ट्रांस थायरेटिन जो कि एक लिवर से सिंथेसाइज हुई हुई सर्कुलेटिंग प्रोटीन है जो ट्रांसपोर्ट करती है थायरोक्सिन को और रेटिनोल को। तो इसकी डिपोजिशन हो जाएगी म्यूटेंट या नॉर्मल की हमारे हार्ट के अंदर, लेकिन ओल्डर एडल्ट्स में, ठीक है। और उसके नतीजे में पेशेंट्स को जो है रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी हो जाएगी। अब 4% जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं तो उनमें ये स्पेसिफिक म्यूटेशन हो जाती है ट्रांस थायरेटिन इस प्रोटीन की, जो कि कार्डियक अमाइलोइडोसिस का रिस्क जो है वो बढ़ा देती है, अब तकरीबन 4 फोल्ड बढ़ा देती है। इसके अलावा डिपॉजिटिंग एज ए अमाइलॉइड इम्यूनोग्लोबुलिन जो लाइट चेंज होती हैं इन द AL टाइप अमाइलॉइड, ये भी डायरेक्टली कार्डियोटॉक्सिक होती हैं और ये मायोकार्डियल डिसफंक्शन करवा सकती हैं, यही इम्यूनोग्लोबुलिन लाइट चेंज, ठीक है। अब ये दोनों हमने कॉजेज अमाइलोइडोसिस में देखी। अगली जो हमने कहा कि फॉर्म है वो है एंडोमायोकार्डियल फाइब्रोसिस। अब ये प्रिंसिपली बच्चों की डिजीज़ है और यंग एडल्ट्स की, जो कि अफ्रीका में रहते हैं और ट्रॉपिकल एरियाज़ में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ना डेंस और डिफ्यूज़ फाइब्रोसिस होगी किस चीज़ की, वेंट्रिकल के एंडोकार्डियम की और सब एंडोकार्डियम की, ठीक है। इसके साथ साथ ये ट्राइकस्पिड और माइट्रल वाल्व्स को भी इन्वॉल्व कर देगी, ये डेंस फाइब्रोसिस, डेंस और डिफ्यूज़ फाइब्रोसिस, ठीक हो गया। अब ये जो फाइब्रस टिश्यू बना है ना, ये वॉल्यूम को और कंप्लायंस को कम कर देगा, बिल्कुल ख़त्म कर देगा उन चैम्बर्स की कंप्लायंस और वॉल्यूम को, तो उसके नतीजे में रिस्ट्रिक्टिव फिजियोलॉजी हो जाएगी, जाहिर सी बात है। अब एंडोमायोकार्डियल फाइब्रोसिस जो है ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के साथ रिलेटेड है या इन्फ्लामेशंस के साथ, जो कि हेलमिंथिक इन्फेक्शन की वजह से हो, जैसे हाइपर यूजिनोफीलिया जिनमें हो जाता है ना, यूजिनोफिल्स जिनमें बढ़ जाते हैं, उस तरह के पैरासाइटिक इन्फेक्शन में होता है ये रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, लेकिन एंडोमायोकार्डियल फाइब्रोसिस, ठीक है। तो पूरी दुनिया में ये ज़्यादा कॉमन है फॉर्म है रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी की। तीसरी फॉर्म है हमारे पास लोफलर एंडोमायोकार्डाइटिस। तो इसमें भी हमें एंडोकार्डियल फाइब्रोसिस ही मिलती है टिपिकली, जो कि लार्ज म्यूरल थ्रोम्बाई के साथ एसोसिएटेड होगी। अब इसकी कोई जियोग्राफिक या पॉपुलेशन प्री डायलेक्शन नहीं है जिस तरह वो अफ्रीका के बच्चों में हो रही थी, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या होगा कि हमें पेरिफेरी हाइपर यूजिनोफीलिया ही मिलेगा और यूजिनोफिलिक टिश्यू में भी इन्फिल्ट्रेट्स हो जाएंगे।
तो यूजिनोफिल के ग्रेन्यूल के जो कंटेंट है ना वो रिलीज़ हो जाएंगे, स्पेशली उसमें जो मेजर बेसिक प्रोटीन होता है ना ये रिलीज़ होगा, और ये हमारे एंडोकार्डियल और मायोकार्डियल जो है नेक्रोसिस को करवा देगा, नेक्रोसिस, और उसके साथ उसके बाद जो है स्कारिंग हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है। लेयरिंग ऑफ द एंडोकार्डियम बाय थ्रोम्बस, वहाँ पे थ्रोम्बस भी बन जाएंगे, और फाइनली थ्रोम्बस जो है ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब ऑफ इंटरेस्ट कुछ जो पेशेंट्स होते हैं उनको अंडरलाइंग कोई हाइपर यूजिनोफिलिक माइलोप्रोलिफरेटिव नियोप्लाज्म होता है, ठीक है, जो ड्राइवन होता है जीन रीअरेंजमेंट की वजह से, जिसमें एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव टायरोसिन काइनेसिस हो जाती है, ठीक है। टायरोसिन काइनेसिस जो है वो कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव हो जाते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव टायरोसिन काइनेज है उनकी मतलब एक्सप्रेशन हो जाती है। तो इस तरह का उनको कोई हाइपर यूजिनोफिलिक माइलोप्रोलिफरेटिव नियोप्लाज्म होता है, कोई इसी तरह की नियोप्लाज्म होता है, ठीक है। अब ट्रीटमेंट जो है इस तरह के पेशेंट का, तो हम उनको जाहिर सी बात है टायरोसिन काइनेज के इनहिबिटर्स देंगे, तो उसमें जो है हेमाटोलॉजिक रेमिशन हो जाती हैं, और एंडोमायोकार्डियल लीजन्स जो है वो रिवर्सल हो जाता है उनका। ये हो गया लोफुलर एंडोमायोकार्डाइटिस। अब मॉर्फोलॉजी की बात करें तो हमने ये रेस्ट्रिक्टिव जो टाइप पढ़ी कार्डियोमायोपैथी की, तो इसमें जो वेंट्रिकल्स हैं वो तकरीबन नॉर्मल ही साइज़ के होते हैं या फिर सिर्फ स्लाइटली बड़े होंगे, कैविटीज़ इसमें डायलेट नहीं होंगी, और मायोकार्डियम इसमें फर्म रहेगा। हाउएवर जो दोनों एट्रिया है ना ये टिपिकली डायलेट हो जाएंगे, क्यों? एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ रेस्ट्रिक्टेड, क्योंकि वेंट्रिकल्स की फिलिंग सही से नहीं हो पा रही और प्रेशर का भी बहुत ही ज़्यादा ओवरलोड है, तो ऊपर जो एट्रिया है वो डायलेट हो जाएंगे। ये आपने पॉइंट याद रखनी है। अब माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन में हमें वेरिएबल डिग्री की इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस भी मिलेगी, आल्दो ग्रॉस मॉर्फोलॉजिक फीचर्स बिल्कुल सेम ही होंगे रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी के ऑफ डिस्पैरेट कॉज, ठीक है। ग्रॉसली तीनों टाइप्स में एक जैसा ही ग्रॉसली नजर आएगा, लेकिन एंडोमायोकार्डियल जो बायोप्सी है उससे हमें स्पेसिफिक इटियोलॉजी जो है वो रिवील होगी। जो तीनों टाइप्स पढ़ी ना वो बायोप्सी से ही डिफ्रेंशिएट हो सकती हैं, वैसे ग्रॉसली तीनों सेम ही